आई थिंक आपने वो चैप्टर किया होगा जो मैग्नेटिज्म से ऊपर जो रिलेटेड है। सर चल रहा है अभी। चल रहा है सर। चालू है उसमें वो सब है, बायोट सेवर्ट लॉ, एम्पियर लॉ, वो सब। यस चालू। यस चालू है। वो चालू है, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, आज मैं ये चैप्टर फिर स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा बहुत उस चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज ये चैप्टर नहीं स्टार्ट किया जा सकता फिर। ओके, तो टुडे विल स्टार्ट विद अ चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सी, अभी ये चैप्टर में क्या है, कैसे करना है, वो सब मैं समझा देता हूँ। सी, सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट? व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? देखो, बहुत काफी बड़ा नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इन शॉर्ट इसको हम लोग EMI कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सी, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आपने जो वो चैप्टर है मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो चैप्टर है उसमें आपने ये एक चीज पढ़ी है कि जो करंट होता है ना, अगर आप किसी वायर से करंट पास कर रहे हैं, सो करंट कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, राइट? ये किसने बताया था सबसे पहले? इट वाज सजेस्टेड बाय ओरस्टेड। आपने वो पढ़ा है ना, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। सो यस, ओरस्टेड ने सजेस्ट किया था कि करंट से आप मैग्नेटिक फील्ड बना जा सकती है, करंट कैन गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ और एक्सपेरिमेंट्स हुए और साइंटिस्ट आए और टेक्नोलॉजी आई, तो लोगों को पता चला कि जो बार मैग्नेट होता है ना, बार मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। तो बार मैग्नेट में भी एक्चुअली में करंट ही रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब द एक्चुअल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द बार मैग्नेट ऑल्सो, दैट इज करंट ओनली। करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये सबसे पहले इसकी बात जो थी वो ओरस्टेड ने बताई थी। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था माइकल फैराडे। सुना होगा, काफी फेमस साइंटिस्ट हैं। सर माइकल फैराडे, इनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। सर माइकल फैराडे सबसे पहले इलिटरेट थे, ही नेवर वेंट टू स्कूल। ओके, तो आप बोलेंगे सर स्कूल नहीं गया और वो साइंटिस्ट कैसे बन गए फिर? हाँ, उनका इंटरेस्ट था फिजिक्स में, दे वर इंटरेस्टेड, और वो एक्सपेरिमेंट्स करके अपने लॉस को इन्वेंट करते थे। वो कभी मैथमेटिक्स में ज्यादा नहीं जाते थे, क्योंकि जिस आदमी ने स्कूल अटेंड नहीं किया उसको मैथमेटिक्स कहाँ इतना डिटेल में आएगी। तो मैथ्स में नहीं जाते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में वो बहुत अच्छे थे। तो ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट इवन दो ही नेवर वेंट टू स्कूल। सो सर माइकल फैराडे। अब फैराडे ने क्या सोचा? फैराडे ने बस इतना सोच रहे थे कि क्या रिवर्स पॉसिबल है क्या, मतलब क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड से वापस करंट बना सकता हूँ क्या? ये कंफर्म नहीं था, ये क्वेश्चन था उनके सामने। ये देखो ऐसे। सो ओरस्टेड suggested that current can produce magnetic field, but is it reverse also true? Magnetic field can produce current. ये फैराडे ने सोचना शुरू किया। फैराडे started thinking कि ऐसा हो सकता है क्या कि magnetic field produce current। स्टार्टिंग में क्या किया उन्होंने, थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट किए जिससे उनको कुछ सक्सेस नहीं मिला, मतलब करंट नहीं जनरेट हो रहा था फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए, डिटेल में गए, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, और बाद में उनको समझ में आया कि यस इट इज ट्रू, मैग्नेटिक फील्ड से वापस क्या बनाया जा सकता है? करंट। सो जब मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनता है ना, ठीक है, तो ये जो करंट मैं बोल रहा हूँ, ये करंट बैटरी से नहीं मिला है, मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनता है। तो इस करंट को कभी कभी हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, इंड्यूस्ड, कि ये करंट इंड्यूस हुआ है। इंड्यूस करंट मतलब ऐसा करंट जो अंदर से पैदा हुआ है, जो इंड्यूस मतलब जो अंदर से कुछ ओरिजिनेट हुआ हो। बैटरी कनेक्ट करने से ये करंट नहीं मिला है, ये मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना है ना। सो इस करंट को नया नाम दिया जाता है इंड्यूस करंट। और ये जो फिनोमेना है ना, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाद में हम लोग प्रॉपरली इसका डेफिनेशन देखेंगे, खाली अभी अपने माइंड में थोड़ा आइडिया रखो कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट्स अ फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। ये होता है, ठीक है। साइंस में यू कैन से पर्टिकुलरली फिजिक्स में इस फिनोमेना की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब ये फिनोमेना समझ में आई ना कि आप मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हो, उसी के बाद अल्टरनेटिंग करंट, जो एसी करंट होते हैं, आपके घरों में एसी करंट आता है, डीसी नहीं आता है। yes. तो जो घर में एसी आता है, अल्टरनेटिंग करंट बोल रहा हूं मैं, हाँ। तो जो एसी घर में आता है, या जो मोटर होती है, जो फैन होता है, ये सब एसी के ऊपर ही चलते हैं।
ठीक है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद ही डेवलप हुआ है। अगर बाय चांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप नहीं होता, फैराडे को ये नहीं मिलता, तो आज शायद हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट ही नहीं होता, घरों में बिजली नहीं होती, मोटर नहीं चलती, फैन नहीं चलता। ये सब चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही है। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है काफी फिजिक्स में। तो ये मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया इस चैप्टर का, क्लियर है? जस्ट गेट आइडिया ऑफ दिस। ओके, ठीक है, आई होप आप अगर कुछ नोट करना है तो आप कर सकते हो साथ साथ में। ठीक है, हाँ ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में जैसे मैंने बोला, हम लोग डिटेल में हम लोग यही सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे बन सकता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। बट बिफोर आई गो टू रियली टू दैट टॉपिक, पहले मैं उस पर जाऊं उससे पहले हमें कुछ थोड़ा दूसरा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, वो टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले ये पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना, उसको यूजुअली इस चैप्टर में ऐसे डिनोट किया जाता है, ये सिंबल मालूम हो गया, I'm sure। ठीक है, शायद जिनको नहीं मालूम है, इसको बोलते हैं फाई। दिस सिंबल इज कॉल्ड व्हाट? फाई। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आर डिनोटेड बाय फाई सिंबल। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं ध्यान से देखो, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग वंस। सी, सपोज यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे दिखाते हैं? वी शो द मैग्नेटिक फील्ड इन द विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेटिक लाइंस। ये देखो, ये मैं मैग्नेटिक लाइंस बना रहा हूँ। These lines are used to represent the magnetic field ना। आपने शायद ऐसा सुना होगा, ये लाइंस है ना, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है, ऐसे बाहर आती है, एंड दे एंड ऑन द साउथ पोल लाइक दिस। तो ये जो हाँ, ये जो एरोस दिख रहे हैं, जो लाइंस दिख रही हैं, दीज आर मैग्नेटिक लाइंस। कभी कभी इनको, ये किसके लिए यूज होती है? मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए। तो क्योंकि ये फील्ड को दिखाने के लिए यूज होती है, इनके लिए इनको कभी कभी फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं, फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस, कुछ भी आप बोल सकते हो, इसमें कोई हार्म नहीं है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो यहाँ पे लाइंस जा रही हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने एक छोटा सा ऐसे एरिया बनाया, लाइक दिस स्मॉल एरिया बनाया, ये देखो, बड़ा एरिया भी ले सकते हैं, फिलहाल छोटे से स्टार्ट करते हैं। छोटा एरिया बनाया, इस एरिया को मैं बोलता हूँ कि ये जो एरिया है वो DA है। DA इज एरिया। ओके, DA इज दिस एरिया। ठीक है, तो इस एरिया में से आप देखोगे ध्यान से, तो इस एरिया में से देखो कुछ लाइंस तो पास होंगी ना, डेफिनेटली। देखो, जो लाइंस इस एरिया में से परपेंडिकुलरली पास होती है ना, द फील्ड लाइंस दैट पासेस परपेंडिकुलरली पास होना चाहिए, दैट पासेस परपेंडिकुलरली। और परपेंडिकुलरली को हम लोग नॉर्मली भी बोल सकते हैं, नॉर्मल। द लाइंस दैट पासेस नॉर्मली मींस परपेंडिकुलरली थ्रू दिस DA एरिया, ओके, उन्हीं लाइंस को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, दैट लाइंस आर ओनली नोन एज फ्लक्स। तो बेसिकली अगर पहले ये चीज देखो, खाली फ्लक्स एक्चुअली में लाइंस को ही बोलते हैं। कौन सी लाइंस? जो उस एरिया में से कैसे पास होती हैं? परपेंडिकुलरली, नॉर्मली, परपेंडिकुलरली, नॉर्मली, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो लाइंस परपेंडिकुलरली पास होती है उनको बोलते हैं फ्लक्स। अब देखो, सपोज ये जो आपने एरिया ली ना, इसमें से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इसमें से 10 लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही है, तो आप बोलोगे कि फ्लक्स इज 10 थ्रू दिस एरिया। ठीक है, तो ये फ्लक्स की सिंबल है। सपोज ये मैंने लिखा फ्लक्स, दिस इज बेसिकली लाइंस, दिस इज बेसिकली लाइंस जो पास हो रही हैं परपेंडिकुलरली। कौन सी एरिया में से? DA एरिया में से। यस, तो इसको जैसे ही तुम DA से डिवाइड करोगे ना, तो वो DA से डिवाइड किया, तो ये पता है क्या हो गया? ये हो गया लाइंस पासिंग डिवाइडेड बाय एरिया ना। तो ये आपको क्या मिलेगा? इट विल बी लाइंस पर यूनिट एरिया मिलेगा। देखो, सिर्फ अगर हमने फ्लक्स लिया तो फ्लक्स मतलब बस वो टोटल लाइंस जो जा रही हैं एरिया में से। लेकिन जैसे तुमने एरिया से डिवाइड किया, फ्लक्स डिवाइडेड बाय DA किया है मैंने, देखो, तो जब आप एरिया से डिवाइड करते हो ना, तो वो पर यूनिट एरिया बन जाता है, पर एरिया। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मैं बोलूं 5 लोगों ने मिलकर कुछ खर्चा किया, 5 लोगों ने, तो जो खर्चा किया वो तो टोटल एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंसेस। तो ले लो टोटल एक्सपेंसेस, उसको डिवाइड बाय 5 कर दो, तो आपको एक्सपेंस डन बाय पर पर्सन मिल जाएगा ना। तो तो डिवाइड करने पे पर एरिया बन जाएगा यहाँ पर भी। तो फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया इस दिस इज डिफाइंड एज अ B। इसको B बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो दिस इज अ प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड।
बी आपको मालूम होगा ना, बी इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। Yes. Yes. बी Yes. बी इज मेजर्ड इन टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर में मेजर होता है वगैरह। तो एक्चुअल में बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो फील्ड किसी भी पॉइंट पे ऐसे मेजर होती है, फ्लक्स दैट आर पासिंग पर यूनिट एरिया, flux which passes through unit area, flux which are passing through unit area, flux per unit area, that is defined as a B. Okay, तो ये है। इसमें भी होता क्या है कि जो ये फ्लक्स है ना, फ्लक्स का एक्चुअली में यूनिट वेबर है। वेबर इज अ यूनिट ऑफ दिस फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया, एरिया का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है एरिया का यूनिट। तो ओवरऑल यूनिट देखो क्या बन गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो दैट इज अ यूनिट ऑफ बी। ठीक है, तो इसमें वेबर किसका यूनिट है, पर्टिकुलरली फ्लक्स का। देखिए, और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। देखो, तो ओवरऑल इट बिकम वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये फॉर्मूला आपको शायद पहले से मालूम होनी चाहिए पर्टिकुलरली, अगर नहीं मालूम है तो ठीक है। अब देखो, इसमें ये डीए को आप इधर शिफ्ट कर दो, तो आपको देखो फ्लक्स की फॉर्मूला मिल गई। फ्लक्स इज व्हाट, बी इंटू डीए, बी इंटू डीए। ओके, तो फ्लक्स इज डिफाइंड एज बी इंटू डीए। गेटिंग? सो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लक्स अपॉन एरिया, और यू कैन से फ्लक्स इज गिवन बाय बी इनटू एरिया। आज के बाद थोड़ा याद रखो, बी इनटू एरिया इज द फॉर्मूला फॉर दिस फ्लक्स। लेकिन एक बात बताओ, इसमें मैंने बोला एक कंपल्सरी रूल है कि वो जो फ्लक्स है ना वो नॉर्मली पास होने चाहिए। कौन सी लाइंस लेंगे, सिर्फ जो Normally pass करो। Perpendicular है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें लाइंस है ना वो परपेंडिकुलरली जाएंगी ही नहीं। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलरली जा ही नहीं रही हैं तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से तो परपेंडिकुलर लाइंस जानी चाहिए। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सी सपोज आपका जो एरिया है ना, जो मैंने एरिया दिया वो एरिया ऐसा है कुछ। देखो सी, एक्चुअली थोड़ा 3 डायमेंशनल फिगर है, ये एरिया है, दिख रहा है क्या, ये ऐसा। Yes. ये एरिया है, सपोज इस एरिया को मैं बोलता हूँ, चलो ये ए ले लेते हैं एरिया। इस एरिया में से देखो, आप ध्यान से देखो तो लाइंस आर पासिंग, डेफिनेटली लाइंस आर पासिंग, बट लाइंस आर नॉट पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू दिस एरिया। तो ट्रबल है ये। तो इस चक्कर में हम लोग क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ अभी क्या करना है। अगर लाइंस परपेंडिकुलर नहीं जा रही है ना, तो आप एक काम करो, ये जो एरिया लिया ना, इस एरिया के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो दिस वे। सी दिस, इट्स अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन दिस एरिया। ओके, इसको मैं बोलता हूँ, चलो नॉर्मल बोल देता हूँ, नॉर्मल ड्रॉन ऑन द एरिया। ठीक है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बनाया मैंने। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड और ये जो नॉर्मल बना है ना, बी और नॉर्मल, देखो बी और नॉर्मल, इनके बीच में ये एंगल है, लेट्स से थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड नॉर्मल। ओके, ना सी, तो लाइंस तो नॉर्मली नहीं जा रही हैं। अब देखो, अगर मैं यहां पर एक एरिया ले लूं ऐसा, सी, ठीक है, अगर मैं थोड़ा 3 डायमेंशनली दिखाऊं तो एरिया ऐसी है एक्चुअली। देखो ये वाली थोड़ा 3 डायमेंशनल है, आई एम श्योर यू कैन। ये एरिया लिया मैंने, दिख रहा है? ये जो एरिया है ना, इसमें से देखो ध्यान से, इसमें से लाइंस नॉर्मली पास हो रही है, देखो परपेंडिकुलर है ये। तो इस एरिया में से लाइंस नॉर्मली जा रही हैं। और मजे की बात ये है कि ये जो एरिया है ना जिसमें से लाइंस नॉर्मली जा रही हैं, इस एरिया में से उतनी लाइंस पास हो रही हैं जितनी आपकी एक्चुअल एरिया में से पास हो रही हैं। देखो ये जो एरिया है ना, इसमें से सपोज ये जो एरिया है, इसमें से 2 लाइंस पास हो रही हैं, तो ये जो न्यू एरिया मैंने बनाया उसमें से भी 2 लाइंस ही पास हो रही हैं। देख लो, तो लाइंस का नंबर इक्वल है, बट यहाँ से परपेंडिकुलरली पास हो रही है। तो हम लोग अभी ये एरिया पे आ जाते हैं। ठीक है, इट कैन बी प्रूवन, मैं आपको प्रूफ करके दूंगा कि ये जो एरिया है ना, इट विल बी, क्या लगता है ये जो मैंने एरिया बनाई है न्यू वाली, ये ओरिजिनल एरिया वाली जो थी वो ए थी, देखो ये वाला, इस ए से ये कम एरिया है कि ए से ज्यादा एरिया है, ये क्या लग रहा है? ये सर कम रहेगा, कम रहेगा। हाँ, मैं आपको प्रूफ करके दूंगा कि ये जो एरिया है ना, इट विल बी ए टाइम्स कॉस थीटा। ये एरिया ए से कम होगी, इट्स ए कॉस थीटा। देखिए, तो इसमें थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं वो, और नॉर्मल के बीच की एंगल थीटा यहाँ पे ए कॉस थीटा है। जिनको लगता है कि सर इसका क्या प्रूफ है कि ये ऐसा है, तो बहुत सिंपल है। देखो इसमें आपको छोटा सा प्रूफ दिखा देता हूँ इसका, ये थोड़ा क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, ये देखो, ये आपकी मैग्नेटिक लाइंस है, ये जो लाइंस है वो ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है जिसपे पहले मैंने जो आपको एरिया दी थी वो ऐसी थी कुछ स्टेडी। ठीक है, तो चलो ये एरिया ए मान लेते हैं। ठीक है, बाद में जो मैंने आपको एरिया दी वो ऐसी थी जिसमें से लाइंस नॉर्मली जा रही है। ठीक है, ओके, ऐसे मिला लेते हैं। ओके,
तो ये वाली एरिया देखो ध्यान से, ये वाली एरिया से लाइंस नॉर्मली जा रही है ना परपेंडिकुलरली। तो अभी मुझे मालूम नहीं ये एरिया कितनी है, तो चलो मैं इसका काम करता हूँ, इस एरिया को मैं A1 बोल देता हूँ, A1। ठीक है, अब देखो थीटा मैंने आपको एंगल बताई थी किसके बीच में है। देखो ये ऐसा आपने नॉर्मल बनाया, नॉर्मल और बी के बीच में ये एंगल है थीटा, राइट, दिस वन। ठीक ठीक, थोड़ा आप दिमाग लगाओगे ना आप समझ सकते हो। अगर ये थीटा है ना तो ये एंगल दिख रही है, ये वाली, ये 90 माइनस थीटा होगी। Yes. अब ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगी, ये 90 वाली, minus theta. Yes. और इधर 90 है। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो इट कैन बी इजीली प्रूवन दैट ये फिर से Theta. थीटा हो जाएगी। Theta. हाँ, तो ये जो ट्रायंगल बना है ना, इस ट्रायंगल में आप cos थीटा अप्लाई करो इन दिस ट्रायंगल। cos होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा का एडजेसेंट साइड, थीटा का एडजेसेंट साइड देखो A1 है और हाइपोटेन्यूज A है। तो ये देखो A को इधर शिफ्ट करो, बिन मिल गया A1 आपको, कितना आया, A cos. Cos theta. यही मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये मतलब सिंपल प्रूफ है इसका, शॉर्ट में कर सकते हैं इसे। A cos थीटा होता है, इट्स ट्रू। सो एक बात वापस आप फर्स्ट डायग्राम पे आ जाओ, उसमें से लाइंस परपेंडिकुलर नहीं जा रही थी, लेकिन A cos थीटा एरिया से जो लाइंस है ना वो परपेंडिकुलर जा रही है। तो रूल ये है कि आपको A cos थीटा एरिया लेनी चाहिए। देखो अब मैं ऐसा करूंगा, दिस phi is a flux which are passing normally through the area divided by A cos थीटा एरिया ले लेता हूँ, क्योंकि उसमें से वो परपेंडिकुलरली जा रही है। तो ये देखो वापस फ्लक्स अपॉन एरिया हो गया। क्या होता है फ्लक्स अपॉन एरिया? B bar. B। Magnetic induction. हाँ, Magnetic B induction. ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर जो B है ना, ये देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर, वो भी आपको इस फॉर्मूला से मिलेगा, फ्लक्स अपॉन एरिया। तो इसमें से फ्लक्स की एक न्यू फॉर्मूला बन रही है, BA cos थीटा। राइट, तो जब भी लाइंस नॉर्मली नहीं जाती है ना, तब फ्लक्स की फॉर्मूला ये होती है, BA cos थीटा। फ्लक्स आर कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। इफ यू कंपेयर इट विद दिस फॉर्मूला, ठीक है, तो खाली इतना ही फर्क है, cos थीटा एक्स्ट्रा आ गया है देखोगे तो थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड द नॉर्मल ड्रॉन ऑन दिस एरिया। ठीक है, अब देखो ये जो नॉर्मल मैंने बनाया था ना, नॉर्मल दिख रहा है, इसी डायरेक्शन में हम लोग एक एरिया वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, here in this direction of the normal we define one vector which is called area vector। नॉर्मल का डायरेक्शन में हम लोग एक वेक्टर बना लेते हैं। तो तुम अभी ऐसे भी बोल सकते हो कि जो थीटा है ना, इट्स एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर ना, B और A के बीच की एंगल है। तो ये जो थीटा है ना, इट्स एंगल बिटवीन, आई कैन से B वेक्टर एंड A वेक्टर के बीच की एंगल है। A वेक्टर वही है जो मैंने नॉर्मल के डायरेक्शन में बनाया है ऐसे। ठीक है, सो ये अपने शायद थोड़ा बहुत सिमिलर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होते हैं। Yes. गॉस लॉ वगैरह नहीं किया था, गॉस लॉ के टाइम पे भी ये सब होते हैं। Yes, sir. Yes. हाँ, Yes. तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा बहुत मालूम होगा। तो टुडे ऑनवर्ड्स यू प्लीज रिमेंबर, फ्लक्स थ्रू DA एरिया इज गिवन बाय B into DA into cos थीटा। ओके, और अगर नॉर्मली लाइंस जा रही हैं, लाइंस आर ऑलरेडी पासिंग नॉर्मली, तो फिर cos की नीड नहीं होती है, सिंपली BDA भी चलेगा, लाइक दैट। ओके ओके, तो एक बात है, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखी है, इज इट फ्लक्स पासिंग थ्रू DA एरिया ना? तो Yes. अगर आपके पास DA एरिया नहीं है, DA मतलब छोटी एरिया होती है, अगर बहुत बड़ी एरिया है, उसमें से टोटल फ्लक्स निकालने की, पूरी एरिया में से कितने फ्लक्स है, तो आपको फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग दिस विल गिव यू द टोटल फ्लक्स। ओके ओके, तो ये थोड़ा बहुत क्लैरिटी रखो, ठीक है, क्लियर? हाँ, देखो मैं आपको कुछ डायग्राम्स बता रहा हूँ, कुछ डायग्राम्स दे रहा हूँ मैं, इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, खाली मुझे बताना है कि फ्लक्स कितने हैं, हाउ मच इज द फ्लक्स थ्रू द गिवन एरिया। रेडी? तो Yes. हाँ, ये एक एरिया है, ध्यान से देखो, इट्स अ स्क्वायर एरिया, ए एरिया है। ओके, और इसमें से जो मैग्नेटिक लाइंस है ना, मैग्नेटिक लाइंस कुछ ऐसे जा रही हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं, या ये मैं ऐसे बोलता हूँ B का डायरेक्शन है, सच दैट ये जो एंगल है ना, ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, तो बस आपको खाली इस एरिया में से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, कितने फ्लक्स हैं। थोड़ा सोच के आंसर दो, क्या बोलोगे, कितना है फ्लक्स इसमें से? So B A square cos of 30. A square cos of 30. हाँ, B कुछ A square root 3 by Root 3 by 2. अच्छा, BA स्क्वायर, पहले आपने cos of 30 बोला, आई थिंक cos 30 की वैल्यू √3/2 है, राइट? yes, Yes. 3 by Yes. हाँ, सब लोग का यही आंसर है ना, राइट? सर 90 सब लोग का यही आंसर है, राइट? सर नहीं सर 90 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा सर।
ये आंसर तो गलत है पहली बात। हाँ तुम क्या बोल रहे हो, 0 होगा फ्लक्स, राइट? यस सर, क्योंकि वो ऐसा है। तो कुछ Area स्टूडेंट बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं फ्लक्स 0 होगा। ओके सर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मैंने कैसे बताया था, एरिया वेक्टर का? नॉर्मल। तो ये देखो, ये है एरिया वेक्टर, देखो ये नॉर्मल है, 60 डिग्री आएगा। देखो ये नॉर्मल है। यस व्हाट्स द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द बी? ये एंगल है ना। 60। हाँ तो फ्लक्स जो है ना, आप याद रखो, फ्लक्स वाज सिंपली बी ए कॉस थीटा, एग्री? फ्लक्स ये था ना, बी ए कॉस थीटा था, बट Yes. थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड द नॉर्मल ड्रॉन। जो एंगल डायग्राम में दिख रही है वो पूरी एंगल वही नहीं ले लेने का, एंगल 60 लेनी थी आपको। यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए था बी ए स्क्वायर कॉस 60, ना कि 30। ओके, हाफ ऑफ बी ए स्क्वायर, समझा? Yes. Yes. तो चलो अभी दूसरा एक पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, दूसरा पूछ रहा हूँ, ठीक है? देखो ये मैग्नेटिक लाइंस जा रही है, ओके ओके, और ये आपका एरिया है, ध्यान से देखना। ए और बी जो है वो दो साइड्स हैं स्क्वायर के, ध्यान से देखो पहले। लाइंस आर पासिंग दिस, हाँ ऐसे मतलब लाइंस, देखो लाइंस हॉरिजॉन्टली जा रही हैं, और जो एरिया है ना वो भी मैंने हॉरिजॉन्टली रखा है, ऐसे मान लेते हैं। तो 0 आ जाएगा। 0 आएगा। यस 0 Zero आएगा आएगा, सर। zero आएगा सर। हाँ क्योंकि देखो इसमें से, इस एरिया में से कोई भी लाइंस नहीं जा रही है एक्चुअली, फ्लक्स इज 0, या अदरवाइज तुम मैथमेटिकली भी कर सकते हो, इस एरिया के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करो, ये देखो दिस इज नॉर्मल ड्रॉ ना, 90 आएगा कॉस। Yes, 90. तो ये 90 है, तो cos 90 which is 0. 0. Zero. That is the entire concept. Okay, so I hope flux अभी थोड़ा बहुत क्लियरिटी आया कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ठीक है? तो फ्लक्स मतलब बस उसी लाइंस को बोलते हैं जो एरिया में से जाती है। अब ये काफी हो गया फ्लक्स का डिस्क्रिप्शन, तो इसके बाद आई एम गोइंग विथ मेन टॉपिक नाउ। फ्लक्स तो समझ गया अभी, इसके बाद आई एम गोइंग टू मेन टॉपिक। फैराडे ने, मैंने आपको बोला था ना कि फैराडे वाज सक्सेसफुल इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो फैराडे ने कैसे किया अभी मैं वो बता रहा हूँ। विल गो फॉर फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स। Faraday was the first person who successfully proved that current can be produced from the magnetic field. तो वो कैसे उसने किया था वो हमको करना है। तो मैंने आपको बोला था फैराडे इलिटरेट थे, खाली वो एक्सपेरिमेंट करके काम करते थे अपना, ठीक है? ही वाज अ टेक्नीशियन, खाली काम एक्सपेरिमेंट से करते थे। तो फैराडे ना एक्सपेरिमेंट है सिंपली। अब देखो फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, उसमें उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, ओके, ही टुक वन बार मैग्नेट, और एक कॉइल लिया, कॉइल, तो इसलिए उसको बोलते हैं मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट। ओके, ये फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। एक्चुअली इसने 2 एक्सपेरिमेंट किए, मैं आपको पहला बता रहा हूँ, मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है? अब इसमें क्या किया, ध्यान से देखो। सपोज यहाँ पर मैंने एक कॉइल ले लिया है ऐसे, देखो, ठीक, सिंपल है। कॉइल जिनको अभी नहीं समझते सर कॉइल क्या होता है, मुझे इतना क्लियर नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। कॉइल क्या होती है, आप एक मेटल की वायर ले लो, पतली सी लंबी सी मेटल की वायर ले लो, ठीक है? उस वायर को ऐसे बेंड करो कि सर्कल शेप में आ जाएगी वायर, तो ये वही है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर कॉइल। अ मेटल वायर बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, दैट्स अ कॉइल। ओके, अगर आपने इसको सर्कल के फॉर्म में बेंड किया तो आप इसको सर्कुलर कॉइल बोल सकते हो। आप इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में बेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इट्स अ रेक्टेंगुलर कॉइल, दोनों चलता है। क्लियर? कॉइल क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, अब एक बात बताओ, ये कॉइल है पूरा, इट्स बेंडिंग ऑफ वायर, वायर को बेंड करके बना है। अगर मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे अगर मैं बैटरी कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो इस कॉइल में से करंट फ्लो होने लगेगा ना, ठीक है? यस Yes. हाँ, यस वो तो नॉर्मल है, तो इसलिए मैं अभी बैटरी कनेक्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं इसकी जगह पे, बैटरी की जगह यहाँ पे मैं गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देता हूँ। G स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर, ठीक है? आप सबने थोड़ा बहुत तो मालूम है गैल्वेनोमीटर के बारे में, करंट मेजर करता है सब, यस Yes. गैल्वेनोमीटर मेजर्स करंट। तो ये आपका कॉइल हो गया, ओके? अब ये देखो, ठीक है, ठीक है, सपोज ये देखो, ये मैग्नेट है, इट्स अ मैग्नेट। मैग्नेट में एक होता है नॉर्थ पोल, इधर इधर, ये साउथ, तो ये मैग्नेट हो गया और ये कॉइल हो गई, दिस इज कॉइल, दिस इज मैग्नेट, ओके? तो ये हो गया। अब फैराडे ने क्या किया, सबसे पहले मैग्नेट को रेस्ट पे रखा, मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लिख रहा हूँ उसकी।
सपोज आपने जो मैग्नेट है ना उसको रेस्ट पे रखा है, सपोज मैग्नेट इज एट रेस्ट। सो देखो मैग्नेट जब रेस्ट पे रहेगा ना, ध्यान से देखना, ये जो नॉर्थ पोल है ना इसमें से कुछ मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी ऐसे, दीज आर मैग्नेटिक लाइंस, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल ना, वो लाइंस इसमें से देखो पास होंगी आपके कॉइल में से ऐसे, इमेजिन करो ये, ठीक है। तो जब लाइंस किसी गिवन एरिया में से पास होती है, देखो यहाँ पे लाइंस कुछ गिवन एरिया में से पास हो रही है, तो लाइंस को फ्लक्स बोलते हैं ना, व्हेन फील्ड लाइंस पासेस थ्रू गिवन एरिया, तो दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। तो ये देखो यहाँ से फ्लक्स जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात, अब मैग्नेट रेस्ट पे है, मैग्नेट इज एट रेस्ट, तो ये जो फ्लक्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे इस कॉइल में से कि फ्लक्स चेंज होंगे कॉइल में से? मैग्नेट रेस्ट पे, कांस्टेंट रहेंगे। मैग्नेट भी रेस्ट पे है और कॉइल भी रेस्ट पे है, कोई मूव नहीं कर रहा है, सब रेस्ट पे है, तो लाइंस कांस्टेंटली पास होती रहेंगी, ठीक है। तो इसने देखा, इसने बहुत देर तक ये किया, इसने देखा कि कोई भी करंट बन नहीं रहा है, कुछ करंट नहीं आ रहा था कॉइल में, देयर वाज नो करंट कमिंग। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो मैग्नेट एट रेस्ट ना, तो कॉइल में कोई करंट नहीं आ रहा था, करंट इन द कॉइल नहीं आ रहा था, तो मैं बोलूंगा नो करंट इन द कॉइल इज इंड्यूस्ड। इंड्यूस मतलब वही प्रोड्यूस हो गया, कोई कॉइल में कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। अब उसको कैसे मालूम पड़ा करंट नहीं हो रहा है? एक गैलोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा ना अगर करंट बनेगा कॉइल में, तो गैलोमीटर की रीडिंग 0 थी, समझा? तो थोड़ा वो डिसअपॉइंट हो गया, वो बोला अरे देखो मैंने तो मैग्नेटिक फील्ड लगाई है कॉइल के ऊपर, देखो मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं बन रहा है, स्टिल वी आर नॉट गेटिंग करंट। लेकिन बाद में उसने क्या किया, उसने फिर मैग्नेट को मूव किया, सी सपोज ऐसे मैग्नेट को मूव कर रहे हैं ऐसे, इसने क्या देखा मालूम है? जैसे ही मैग्नेट को मूव करना स्टार्ट किया ना, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था, एज द मैग्नेट स्टार्ट मूविंग, ओके सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, देखो तो मैग्नेट इज गोइंग टुवर्ड्स द कॉइल ना, टुवर्ड्स द कॉइल जा रहा है, तो इसमें देखा उसने कि ऐसा देखो डिफ्लेक्शन आ रहा था ऐसा पॉइंटर में, तो जब मैग्नेट मूव हुआ तो पॉइंटर क्या दिख रहा था? डिफ्लेक्शन, ओके। तो वही मैं चीज लिख रहा हूं, व्हेन द मैग्नेट मूव्स, कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स द कॉइल जा रहा है ना सपोज, तो मैग्नेट मूव्स सपोज टुवर्ड्स द कॉइल, ऐसे मान लेते हैं कि सपोज मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल, देन डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर वाज ऑब्जर्व्ड, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर क्या हुआ? ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। फैराडे खुश हो गया, अरे भाई ये तो देखो करंट आ रहा है, अभी देखो मतलब करंट बनने लगा, पहली बार करंट बना है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है पूरी जगह पे, बिना बैटरी के करंट बनने लगा। देखो अभी मैं उस करंट का डायरेक्शन भी दिखा देता हूँ आपको। देखो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग करंट का डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं, करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है कि राइट से लेफ्ट जा रहा है गैल्वेनोमीटर में। तो उसको ये जो करंट है ना एंटी क्लॉकवाइज मिला, ये देखो ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों मिला वो हम लोग बाद में देख लेंगे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल करंट मिला तो अच्छी बात है। तो मैग्नेट के मोशन से करंट मिला। बाद में उसने क्या किया, बाद में उसने ये जो मैग्नेट है ना इसको इधर लेके गया, देखो इधर, इज इट गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल? यस हाँ, अवे गया ना, तो देखा उसने कि जब अवे जा रहा है तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था, मतलब तो भी करंट इंड्यूस हो रहा है। लेकिन इस बार उसने देखा कि जो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन चला गया, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, इसका मतलब ये होता है कि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखो मैग्नेट का मोशन ऑपोजिट हो गया, मैग्नेट पहले टुवर्ड्स जा रहा था, अभी अवे जा रहा है, मैग्नेट का मोशन रिवर्स हो गया, तो उसने देखा ये करंट भी रिवर्स हो गया, ओके। तो वही मैं भी चीज लिख रहा हूं, इफ मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल, ओके, ठीक है। सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ध्यान देते रहो हाँ प्लीज। व्हेन मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, वापस आया डिफ्लेक्शन, लेकिन वो रिवर्स डायरेक्शन में आया, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर गेट रिवर्स्ड। अगर गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो दूसरी तरफ चला गया, रिवर्स हो गया, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गया। सो मैंने आपको बोला था जब ये टुवर्ड्स द कॉइल जा रहा है, सपोज एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो अवे जाने के टाइम पे कौन सा करंट मिलेगा? क्लॉकवाइज। हाँ, फैराडे ने ये चीज देखी, उसको खुशी भी हुआ लेकिन साथ में कंफ्यूजन भी हुआ। खुशी इस बात की थी कि अरे भाई करंट बना जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। आपको नहीं था ये बहुत अच्छी है, नई अचीवमेंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना दिया। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में देखो, पूरा डायग्राम में देखो, कहीं बैटरी नहीं है, बिना बैटरी के हमने करंट जनरेट कर दिया, वेरी गुड। तो खुशी थी,
लेकिन बाद में प्रॉब्लम ये था, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था हालांकि कि इसमें हो क्या रहा है, कि क्या हो क्या रहा है, एग्जैक्ट फिनोमेना उसको नहीं समझ में आ रही थी। ठीक है, he was not having a detailed understanding that what exactly is happening. ठीक है, तो स्टार्टिंग समझा मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट ये था। यस सर। तो अब इसको हाँ, तो उसको एक्सपेरिमेंट तो हो गया, लेकिन उसको फिर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला वो इलिटरेट था, ठीक है, नेवर वेंट टू स्कूल, तो वो बिना मैथमेटिक्स के या बिना किसी हेल्प के इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसको किसी की हेल्प लग रही थी कि कुछ कोई तो मुझे आए और समझाए थोड़ा बहुत कि क्या चल रहा है। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट बाकी साइंटिस्ट के साथ शेयर किया, कुछ साइंटिस्ट और आ गए। एक साइंटिस्ट का नाम बता देता हूँ, जोसेफ हेनरी। ठीक है, तो जोसेफ हेनरी की उसने हेल्प ली फैराडे ने, और एक और साइंटिस्ट आ गए लेंजिस, मैं बाद में स्पेलिंग बताऊंगा उसका, लेंजिस, जोसेफ हेनरी, फैराडे, ये सब मिलने के उन्होंने आगे काम बढ़ाया। तो जब आगे काम बढ़ाया ना, मतलब डिटेल में समझना चाहे कि हो क्या रहा है, तो उनको कुछ उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले। तो उन्होंने इसमें से कुछ कंक्लूजन्स निकाले। उन्होंने बोला कि हो क्या रहा है मालूम है, कि ये जो कॉइल थी ना आपकी, सपोज ये कॉइल है, ये कॉइल है, इस कॉइल में आपको याद होगा जब मैग्नेट मूव कर रहा था तभी खाली करंट बन रहा था कॉइल में। तो जब मैग्नेट मूव करता है ना, सपोज मैग्नेट इज गोइंग टुवर्ड्स अ कॉइल, तो इसमें से देखो ऐसे लाइंस जाएंगी ना, लाइक दिस। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि मैग्नेट इज गोइंग टुवर्ड्स अ कॉइल, जो इमेजिन करो मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा पता है, ये लाइंस का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, लाइंस विच आर पासिंग विल इंक्रीज। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा लाइंस पास होंगी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन ऐसे जा रही है सपोज ऐसे, तो ये लाइन फिलहाल कॉइल में से नहीं जा रही है, बट एज यू मूव टुवर्ड्स ये लाइन भी जाने लगेगी ना कॉइल में से, तो लाइंस इंक्रीज होंगी, मतलब फ्लक्स इंक्रीज होंगे। एज मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स अ कॉइल फ्लक्स विल व्हाट इंक्रीज। तो फ्लक्स के इंक्रीज होने पे करंट बन रहा था। तो करंट क्यों इंड्यूस हो रहा था, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहे थे। अच्छा, जब ये मैग्नेट दूर जा रहा है, मैग्नेट इज गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल दिस वे, तब भी इसमें करंट इंड्यूस हुआ था, याद करो, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ था। तो मतलब एक बात, अगर ये मैग्नेट अवे जा रहा है तो इस लाइंस जो इस कॉइल में से पास हो रही है, मैग्नेटिक लाइंस, वो कम होती जाएंगी कि बढ़ती जाएंगी? कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। तो उस टाइम पे भी करंट इंड्यूस हुआ था, व्हेन मैग्नेट वाज मूविंग अवे, तभी भी करंट इंड्यूस हुआ था। मतलब फ्लक्स इंक्रीज होता है तो भी करंट इंड्यूस हो रहा है, और अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहे हैं, कौन से फ्लक्स, द फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल की बात कर रहा हूं मैं, फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल इज डिक्रीजिंग, तो भी करंट इंड्यूस हुआ। ठीक है, तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों, जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दोनों केस में करंट इंड्यूस हुआ। ठीक है, लेकिन एक याद करो, जब मैग्नेट रेस्ट पे था, व्हेन मैग्नेट वाज एट रेस्ट, तब उसने देखा था कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा था। तो जब मैग्नेट रेस्ट पे रहेगा, तो जो लाइंस पास हो रही हैं कॉइल में से, सोचो मैग्नेट रेस्ट पे, लाइंस जो पास हो रही हैं कॉइल में से, वो लाइंस कांस्टेंट रहेंगी। तो उस टाइम पे करंट इंड्यूस नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब है जब फ्लक्स कांस्टेंट रहता है ना, कांस्टेंट फ्लक्स रह रहे हैं, तब नो करंट वाज इंड्यूस्ड। तो इन्होंने से कोई भी समझ सकता है, इसका मतलब है करंट इंड्यूस होने का रीजन क्या मालूम है? करंट इंड्यूस होने का रीजन है चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स चेंज की वजह से क्या इंड्यूस हो रहे हैं? करंट। तो ही सेड, सबसे पहले उन्होंने ये पता लगाया कि करंट इंड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लक्स चेंज। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना है इस चीज को। फ्लक्स वेदर इंक्रीजिंग और फ्लक्स वेदर डिक्रीजिंग डजंट मैटर, तभी करंट इंड्यूस होता है। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है ना आपकी कॉइल में से, तो नो करंट इज इंड्यूस्ड। ओके, आहिस्ता आहिस्ता मैं बढ़ रहा हूँ, पहला दिन है और ये ऑनलाइन चल रहा है, आई एम गोइंग स्लोली। ओके, सिर्फ आप हर चीज को ना थोड़ा क्लियर करते जाओ, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होने पे करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, दिस वाज अ थिंग। ठीक है, हाँ, अब देखो ध्यान से देखना भैया। ठीक है, ये जो आपका कॉइल था, ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था आपने ऐसा, इसमें सोचो ऐसे करंट इंड्यूस हुआ। ठीक है, ठीक है, यूजुअली आपने देखो बाकी चैप्टर्स में ऐसा पढ़ा है कि करंट तभी बनता है जब आप सर्किट में ईएमएफ कनेक्ट करते हो या कुछ बैटरी कनेक्ट करते हो, तभी करंट बनता है। तो यहाँ पर तो करंट बिना बैटरी के बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पर एक इमेजिनरी बैटरी है, देखो ऐसे ये बैटरी की सिंबल मालूम है ना, बैटरी की सिंबल बनाई है मैंने, लेकिन ये इमेजिनरी बैटरी है, इट्स इमेजिनरी बैटरी। अब आप बोलेंगे सर इस बैटरी को इमेजिन क्यों कर रहे हो, जरूरत ही नहीं है, आपके करंट तो बन रहा है। देखो सिंपल है, जब ये करंट किसी कॉइल में से पास हो रहा है, इस कॉइल की रेजिस्टेंस तो होगी ना,
एवरी मेटल कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस। तो ये करंट रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है। जब भी करंट रेजिस्टेंस में से पास होता है देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। करंट जब रेजिस्टेंस से जाता है तो हीट बनती है। तो ये करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, तो कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस इस करंट को मिलेगी, कॉइल की रेजिस्टेंस। तो उससे एनर्जी लॉस होगा ना इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अगर एनर्जी लॉस हो रहा है तो एनर्जी का सप्लाई भी तो चलते रहना चाहिए ना। बिना सप्लाई के कैसे तुम्हारी एनर्जी लॉस हो रही है? मैं बोलूं कोई चीज है उसमें मैंने एनर्जी डाल ही नहीं रहा हूं, फिर भी एनर्जी उसमें से बाहर निकल रही है, मानोगे क्या? तो यहाँ पे डेफिनेटली करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, करंट रेजिस्टेंस भी है सर्किट की। जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसको ध्यान से देखो, इस कॉइल की रेजिस्टेंस है, उसमें से करंट जा रहा है, तो हीट तो बनेगा, एनर्जी लॉस होती है जब भी करंट फ्लो होता है। तो बिना सप्लाई के एनर्जी कैसे लॉस होगी? तो कोई सप्लाई भी होनी चाहिए एनर्जी की। अब यहाँ पर एनर्जी की सप्लाई अभी तक हमको नहीं समझ में आ रही है, तो वो जो एनर्जी की सप्लाई है ना, उसको मैं ये इमेजिनरी बैटरी बना दिया है उसके लिए। थिंक एक इमेजिनरी बैटरी है जो एनर्जी सप्लाई कर रही है। इट इज अ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ। आपको मालूम है बैटरी को ईएमएफ होती है। तो हाँ, तो ये ईएमएफ भी हम लोग ऐसे मान रहे हैं फिलहाल कि इंड्यूस्ड हुई है। मतलब ये हमने नहीं लगाई है ईएमएफ, ये बैटरी हमने नहीं लगाई है, ये इंड्यूस हुई है ये भी। ठीक है, ठीक है। तो एक ईएमएफ मानी गई। अब आप बोलेंगे सर ये ईएमएफ चलो ठीक है, ये मतलब इमेजिनरी सोर्स है एनर्जी का, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये इसको फाइंड कैसे करेंगे फिर सोर्स को? आप एक बात, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर किया है ना, जिसमें वो ओम्स लॉ वगैरह है, रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल, ओम्स लॉ। Yes. उसमें उसमें एक Yes. फॉर्मूला है, उसमें एक फॉर्मूला है, करंट इन एनी नॉर्मल सर्किट is given by total EMF of the circuit divided by total resistance of the circuit. Yes. Yes. सर्किट Yes. की टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस करोगे ना तो यू विल गेट अ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। सो ये जो करंट आपका इस कॉइल में इंड्यूस हुआ है वो करंट आप ले लो इनटू ये R इधर पास करो, करंट व्हिच इज इंड्यूस्ड, ओके, इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल, यू मल्टीप्लाई देम, I इनटू R मल्टीप्लाई करेंगे तो E मिल जाएगा ना, तो दैट विल बी EMF इंड्यूस्ड। ओके, तो ये एक एक चीज उन्होंने ऐसा ऐसा करके फाइंड की, ये सब उन साइंटिस्ट की फाइंडिंग्स हैं। तो ईएमएफ इंड्यूस होता है व्हिच इज आई इंड्यूस्ड इनटू रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ओके, ऐसे होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, तो ये इमेजिनरी है, ठीक है, करंट तो रियल में बन रहा है, लेकिन ये ईएमएफ इंड्यूस इमेजिनरी है, इसको हम लोग देखेंगे। तो फैराडे अभी ऐसा बोल सकता है, फैराडे ने ऐसा बोला कि जब भी कॉइल में से फ्लक्स चेंज होते हैं ना, व्हेनेवर फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, वो लाइंस चेंज होती हैं जब, तब इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। करंट इसने नहीं बोला, इसने बोला क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ। करंट ज्यादा इसने फोकस नहीं किया, ठीक है, इसने बोला ईएमएफ इंड्यूस होता है। सो दिस ऑल कंक्लूजन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेड बेस्ड ऑन दिस कंक्लूजन्स। ओके, फेराडे ने क्या किया? बेस्ड ऑन दिस कंक्लूजन फेराडे ने आपको दो लॉस प्रेजेंट किए, ही गिवन टू लॉस, जिससे ये ज्यादा क्लियर आ जाता है कॉन्सेप्ट। तो उसको बोलते हैं फेराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ठीक है, ये लॉस जो है ना, मैं अभी स्क्रीन पर नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको ओरली बता रहा हूं। यू आर एबल टू हेयर माय वॉइस क्लियरली, राइट? सो मैं ओरली बता रहा हूं, आपको चाहिए तो आप अपनी नोटबुक में उनको लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट लॉ बता रहा हूं मैं अभी, फेराडे का पहला लॉ। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट लॉ मैं भी डिक्टेट कर रहा हूं। ठीक है, ओके, ऐसे लिखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट, this law states that, okay, whenever there is the change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux passing through a coil, then EMF is induced in the coil. Then EMF is induced in the coil. ठीक है, लिख लिया पूरा? Yes, sir. Yes. एक बार पढ़ के देखो, पढ़ के देखो एक बार। ऐसा लग रहा है कुछ अलग ही चीज लिखा है, ये तो मालूम ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है? आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, तो फैराडे ने सब सिंपल बात बोल दी कि बेटा जब भी तुम फ्लक्स चेंज करोगे ना, फ्लक्स किसमें से? कॉइल में से। कोई क्लोज एरिया ले लो, कॉइल वगैरह, उसमें से फ्लक्स जो लाइंस पास हो रही है उनको जब चेंज करोगे तो तुम्हारे पास ईएमएफ इंड्यूस बन जाएगी। ठीक है,
इसने ऐसा करंट पे फोकस नहीं किया, ईएमएफ पे फोकस किया। वो मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों उसने ईएमएफ पे मोर फोकस किया। ठीक है, ईएमएफ पे इसने इसलिए फोकस किया, ध्यान से सुनना, कि कभी कभी क्या होता है, अगर आपकी जो कॉयल है ना, अगर वो इनकम्प्लीट सर्किट बना रही है, कॉयल से इनकम्प्लीट सर्किट बन रहा है, तो इनकम्प्लीट सर्किट में आपको मालूम है करंट नहीं फ्लो हो सकता है इनकम्प्लीट सर्किट में। तो करंट तो फ्लो नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसमें ईएमएफ बनती है। तो ईएमएफ बननी है, बाद में करंट बने ना बने इट डिपेंड्स। ठीक है, जैसे एक कोई सर्किट है, एक बात सर्किट में मैंने एक बैटरी कनेक्ट करके रखा है, अगर वो सर्किट इनकम्प्लीट है तो करंट नहीं फ्लो होगा, लेकिन बैटरी तो कनेक्टेड है ना, मतलब ईएमएफ तो रहेगी उसमें। तो बिना करंट के भी ईएमएफ बनती है। ठीक है, करंट और ईएमएफ साथ साथ में बन सकते हैं, तो इसका ज्यादा फोकस इसने ईएमएफ पे किया था। आगे और क्लियर होगा। फर्स्ट लॉ क्लियर, समझा पूरा? ठीक है, यस सर। अब मैं आ रहा हूँ सेकंड लॉ पे। आ रहा हूँ। देखो, सेकंड लॉ डिक्टेट करने से पहले, बिफोर आई डिक्टेट सेकंड लॉ, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। सेकंड लॉ में उसने फैराडे ने क्या किया, हमको ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ना, जो ईएमएफ बनती है, उस ईएमएफ को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बताया हमको कि आप ये ईएमएफ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो EMF which is induced in the coil, he said, this EMF which is induced in the coil, it is directly proportional to, okay, second law मैं आपको बाद में डिक्टेट कर देता हूँ, बट पहले देखो, EMF induced in the coil is directly proportional to one term, एक टर्म के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। कौन सा टर्म है, ध्यान से देखो, d phi upon dt। okay, अब d phi is a change in flux। आपको याद है phi is a symbol for flux, so d phi is a change in flux। कॉइल में से जो फ्लक्स जा रहे थे ना, ओके, वो फ्लक्स याद करो चेंज हो रहे थे एज द मैग्नेट वाज मूविंग। तो चेंज इन फ्लक्स कैलकुलेट करो और डिवाइडेड बाय टाइम, dt इज अ टाइम। ये टाइम कौन सा है, ये वो टाइम है जिसमें ये चेंजेस हुए हैं। चेंज आप कैलकुलेट करो और जितने टाइम में वो चेंज हुआ है वो टाइम से डिवाइड। तो बात जैसे ही तुमने टाइम से डिवाइड किया, is it becomes what it becomes, is it a change of flux per second बन गया ना, ये divided by time है। Yes. It's a change of flux in every 1 second। तो इसको तुम rate of change of flux भी बोल सकते हो, rate of change of flux। तो ये जो EMF induced है ना, वो rate of change of flux के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसने बोला। ये ऑब्वियसली उन्होंने एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया होगा। उन्होंने मतलब कि ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब अगर ये रेट ज्यादा होगा तो EMF इंड्यूस भी ज्यादा होगा। अब जिनको थोड़ा कंफ्यूजन है, सर ये क्या है d phi by dt, देखो, अगर तुम कॉइल में से फ्लक्स चेंज करोगे और बहुत रैपिडली करोगे, जल्दी जल्दी चेंज करोगे, बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं मतलब 1 सेकंड में ज्यादा फ्लक्स चेंज होंगे ना, फिर तो ये रेट ज्यादा होगा। ये रेट ज्यादा होगा तो उसने देखा EMF भी ज्यादा इंड्यूस होगी। ठीक है, ये उसने पता है कैसे फाइंड किया था, मैं ये भी बता देता हूँ इसने ये कैसे चीज फाइंड की। आपको याद है मैग्नेट वो टुवर्ड्स द कॉइल मूव कर रहा था ना, पहले उसने क्या किया, मैग्नेट को स्लोली स्लोली मूव किया। जब उसने मैग्नेट को स्लोली स्लोली मूव किया ना, उसने देखा कम करंट आ रहा है कॉइल में। बाद में उसने क्या किया, मैग्नेट को एकदम रैपिडली मूव किया, बहुत तेजी से मूव किया। जब तेजी से मूव किया तो ज्यादा करंट आ रहा था। ठीक है, अब ज्यादा करंट क्यों आता है, ज्यादा करंट तब आता है जब EMF ज्यादा होती है सर्किट की। तो ज्यादा करंट मतलब ज्यादा EMF। तो जब मैग्नेट तेजी से मूव किया, फास्ट मूव किया, तो ज्यादा EMF बन रही थी, और मैग्नेट स्लोली मूव किया तो कम EMF बन रही थी। अब एक बात बताओ, जब मैग्नेट स्लोली मूव करो या फास्ट मूव करो, फर्क क्या रहेगा? जब तुम स्लोली मूव करोगे ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थोड़ा कम रहेगा, कम फ्लक्स चेंज होंगे एक सेकंड में कॉइल में से। और जब तेजी से मूव करोगे, सोचो जल्दी 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 आप जा रहे हो कॉइल की तरफ, मैग्नेट जल्दी जल्दी जा रहा है कॉइल की तरफ, तो फ्लक्स ज्यादा चेंज होंगे एक सेकंड में कि कम चेंज होंगे कॉइल में से? ज्यादा चेंज हो गया। ज्यादा चेंज हो। तो उसने देखा कि भाई तब जब ज्यादा फ्लक्स चेंज होता है ना एक सेकंड में, रेट ज्यादा होता है फ्लक्स के चेंज का, तो EMF भी ज्यादा बनता है, करंट भी ज्यादा इंड्यूस होता है। और स्लोली स्लोली चलाओगे तो आपकी मर्जी, फ्लक्स भी कम इंड्यूस चेंज होंगे एक सेकंड में, तो आपका EMF भी वगैरह कम होगा। ठीक है, थोड़ा आइडिया समझा अभी आई थिंक, राइट? तो इन्होंने देखा ये, ठीक है, कि EMF induced in the coil is directly proportional to what? Rate of change of flux। यही चीज हम लोग सेकेंड लॉ में लिखने वाले हैं। ओके, अब एक मिनट खाली आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रोपोर्शनली साइन रिमूव करके आपको मालूम है हमेशा हम लोग कुछ कांस्टेंट डालते हैं। कांस्टेंट इन्होंने कांस्टेंट डाला 1 तो मतलब नहीं डाला अल्टीमेटली। ठीक है, कांस्टेंट इन्होंने देखा कुछ जरूरत नहीं थी कांस्टेंट की,
कांस्टेंट देखा जाता है, जरूरत होती है तो डाला जाता है, नहीं तो नहीं डाला जाता है उसको। तो नीड नहीं थी, इन्होंने कांस्टेंट नहीं डाला, तो 1 ही है वो कांस्टेंट। तो फॉर्मूला बन गई E = d∅/dt। तो कहना से जो सेकेंड लॉ है वो इट हेल्प्स यू इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस EMF इंड्यूस्ड। ठीक है। फर्स्ट लॉ में खाली फेराडे ने बताया कि EMF कब इंड्यूस होती है, क्यों इंड्यूस होती है। सेकेंड लॉ में उसने आपको तरीका बताया EMF को कैलकुलेट करने का। समझा सेकेंड लॉ? ठीक है। यस सर। Yes. नाउ आई एम गिविंग यू मैं अभी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, पहले स्टेटमेंट लिख लो अभी इसकी, सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट, और दिस लॉ स्टेट्स दैट okay, the EMF induced in the coil, the EMF induced in the coil is directly proportional to, it's directly proportional to rate of change of magnetic flux, directly proportional to rate of change of magnetic flux through the coil। ठीक है, क्लियर? अभी जो स्क्रीन पे मैंने फॉर्मूलाज लिखी हैं, अगर लिखना है तो लिख लो पहले इसको। E proportional to d∅/dt, तो E is given by d∅/dt। लिख लिया? ठीक है। मैं रफ नोट्स दे रहा हूँ आपको, प्रॉपर्ली किसी बुक में से या जो मटेरियल है, जो क्लासेस का मटेरियल है या जो बुक है उसमें से पढ़ना रहेगा। मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन ये जो आप लिखोगे ना अगर, तो जब आप इसमें से पढ़ोगे ना तो एटलीस्ट आपकी मीनिंग सब याद आ जाएगी, फिर प्रॉपर्ली आप किसी बुक से पढ़ना। लेकिन ये क्विक रिविजन के लिए नोट्स आप लिख लो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है नोट्स, बट क्विक रिविजन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो जस्ट देखने के लिए, ठीक है। अब मैं एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ आज के, अभी तक समझा पूरा? ठीक है। अब देखो, हाँ, एक लास्ट पॉइंट, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना, ये काम आएगी काफी। देखो, अगर आपको याद है, ये करंट तभी इंड्यूस होता था जब मैग्नेट मूव कर रहा था। ये मैग्नेट है, सपोज इट्स मूविंग, तो मैग्नेट जब इधर मूव कर रहा है ना, देखो इट्स मूविंग टुवर्ड्स अ कॉइल, ठीक है। नॉर्थ पोल देखो, नॉर्थ पोल इज गोइंग टुवर्ड्स अ कॉइल। हम लोग नॉर्थ पोल के हिसाब से पहले देख लेते हैं, साउथ भी करवा सकते हो, लेकिन चलो पहले नॉर्थ पे फोकस करते हैं। देखो, नॉर्थ पोल इज गोइंग टुवर्ड्स अ कॉइल, तब इन्होंने देखा कि इसमें ना एंटी क्लॉकवाइज करंट बन रहा था। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब यही सेम मैग्नेट विथ अ नॉर्थ पोल ओनली, नॉर्थ पोल इज फेसिंग द कॉइल, नॉर्थ पोल इधर जा रहा था जब, मतलब अवे फ्रॉम द कॉइल, तब देखा इन्होंने, आपको मैंने बताया था, करंट रिवर्स हो गया था, करंट ऐसा फ्लो हो गया। देखो ये करंट है क्लॉकवाइज। इसको बस देखो ध्यान से, कुछ ज्यादा इसकी सोचने की जरूरत नहीं, खाली देखो ध्यान से, ठीक है। तो अभी कोई इसके पीछे रीजन पूछेगा ना कि करंट रिवर्स क्यों हुआ, तो आप लोग नहीं बता पाओगे। ऐसे ही फेराडे भी अटक गया कि साला ये रिवर्स क्यों हो रहा है, मेरे को तो मतलब समझ में नहीं आ रहा रिवर्स क्यों हो रहा है। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते कि मैग्नेट रिवर्स हो गया तो चलो करंट भी रिवर्स हो गया, कुछ लॉजिक तो होना चाहिए इसके पीछे। तो ये जो लॉजिक है ना कि ऐसा करंट रिवर्स क्यों हो रहा है, ये लॉजिक लेंस ने समझाया। लेंस करके एक साइंटिस्ट थे, ये लेंस की स्पेलिंग है, ठीक है। LENS मत लिख देना, वो कांच वाली लेंस मत लिख देना, लेंस। तो लेंस ने ये लॉ समझाया, मतलब ये स्टेटमेंट समझाई कि करंट क्यों रिवर्स हो रहा है, और इसको बोलते हैं लेंजिस लॉ। देखिए, अगर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझना है तो ये समझना जरूरी रहता है, लेंजिस लॉ, ठीक है। इसमें बताया उसने करंट क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो क्यों हुआ अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से देखो भैया, सीधा फर्स्ट डायग्राम, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब आपको ये मालूम है करंट से फिर से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, करंट गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो एक बात बताओ, ये करंट है, मुझे मालूम है ये इंड्यूस करंट है, लेकिन ये करंट ही है ना बेसिकली। तो इससे क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। हाँ, होता क्या पता है, आपने ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर किसी सर्कुलर कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट है ना, तो अगर ये करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ये जो फेस है ना वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। सी, जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है ना तो दैट फेस बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल। अब आप बोलेंगे ये क्या हो गया, देखो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। नॉर्थ पोल से आपको पता है मैग्नेटिक लाइंस निकलती है, देखो लाइंस निकल रही है, ठीक है। ये लाइंस कौन सी हैं सर? अरे भाई अभी तो बोला मैंने, जो ये इंड्यूस करंट है ना, इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट से बनती है।
ऐसा तो नहीं है कि अगर ये इंड्यूस करंट है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, रूल्स तो सबके लिए एक है। हमने पहले बोला था, ओरिस्टेड ने क्या बताया था, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो यहाँ पर ये इंड्यूस करंट है, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो ये नॉर्थ की तरह काम करेगा। दिस फेस बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ। और एक मिनट इधर देखो, जब ये करंट क्लॉकवाइज होता है ना, तो द फेस जिसमें ये करंट क्लॉकवाइज होता है, ये जो फेस है, इट बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल। ये शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम है ये चीज? नहीं? यस सर। यस सर। जिनको अगर डाउट है ना कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट आपने बोला वो फेस नॉर्थ की तरह करता है बिहेव, और क्लॉकवाइज पे साउथ, ये नहीं पता है या क्लियर नहीं है, तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बोल दो, आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, इसको भी समझा जा सकता है। तो यहाँ पे साउथ बनता है इफ इट इज क्लॉकवाइज करंट, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट नॉर्थ बनता है। ये लेंसेज ने देखा। अब देखो हो क्या रहा है, ये नॉर्थ पोल देखो इसको, सी दिस नॉर्थ, ये जब टुवर्ड्स जा रहा है कॉइल, तो इधर देखो नॉर्थ डेवलप हो रहा है। नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, नॉर्थ नॉर्थ विल रिपेल ईच अदर, तो रिपेल हो रहा है, मतलब मैग्नेट विल बी रिपेल्ड अवे, मैग्नेट को रिपल्शन मिल रही है, मतलब मैग्नेट को ऑपोजिशन मिल रही है। देखो मैग्नेट पास पास आते जा रहा है, मैग्नेट इज कमिंग टुवर्ड्स, लेकिन उसको रिपल्शन मिल रही है। तो अगर आप पास में जा रहे हो किसी के और वो रिपेल कर रहा है, मतलब वो आपको मोशन को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो इंड्यूस करंट है ना, द इंड्यूस करंट इज इन सच अ वे, इंड्यूस करंट ऐसा है कि वो मैग्नेट के मोशन को अपोज कर रहा है, राइट? ओके, अच्छा अब देखो सेकंड डायग्राम में आ जाते हैं। सेकंड डायग्राम में देखो ये मैग्नेट अपने आप दूर जा रहा है, अपने आप ही दूर जा रहा है। तो देखो इसमें ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है, तो यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज करंट बन गया, मतलब साउथ। अब ये साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट। तो देखो मैग्नेट जब पहले डायग्राम में आ जाओ वापस, जब मैग्नेट खुद आ रहा था तो तुम उसको रिपेल कर रहे थे, मतलब कॉइल उसको रिपेल कर रही थी। अब मैग्नेट दूर जा रहा है तो कॉइल रिपेल नहीं कर रही, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो मतलब बेसिकली इसे क्या समझ में आता है, कॉइल हर बार उसका मोशन को अपोज करती है कि खाली उसको रिपेल करती रहती है? मतलब अपोज करती है, उसके मोशन को अपोज करती है। देखो सिर्फ रिपल्शन नहीं है, सेकंड डायग्राम में तो अट्रैक्शन कर रही है कॉइल उसको, है ना? तो खाली रिपेल करती है तो ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन वो उसके मोशन को अपोज कर रही है। जब नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो उसको दूर भगा रही है, रिपेल कर रही है, और जब वो बेचारा खुद ही दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इसका क्या मतलब है, आपको मोशन को अपोज कर रहे हो मैग्नेट के। एक्चुअली वो मैग्नेट के मोशन से, जब मैग्नेट मूव करेगा तो फ्लक्स चेंज होंगे ना, ठीक है? तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो करंट इंड्यूस हो रहा है ना, जो करंट इंड्यूस है वो फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रहा है। ये चैप्टर इतना इजी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो आगे खुद भी कर लोगे, इतना इजी है। फिर मेन बेसिक आज चल रहा है पूरा। तो देखो लेंसेज ने क्या बताया, लेंसेज लॉ में अभी बता रहा हूं आपको। लेंसेज ने क्या बताया कि जो ये कॉइल है ना, वो मैग्नेट को अपोज नहीं करती है, मैग्नेट के मोशन को अपोज कर रही है। मैग्नेट दूर जा रहा है तो उसको अपनी तरफ खींच रही है, और मैग्नेट खुद ही अपनी तरफ आ रहा है तो उसको दूर भेज रही है। तो ये अपोज तो कर रही है, किसको अपोज कर रही है पता है? मैग्नेट के मोशन को एक्चुअली नहीं अपोज करना चाहती है। मैग्नेट के मोशन से क्या होगा, जब मैग्नेट मूव करे तो फ्लक्स चेंज होंगे, वो फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रहा है इंड्यूस करंट। तो मैं अभी पहले लॉ लिख देता हूँ फिर समझा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ये जो इंड्यूस करंट है ना, उसका डायरेक्शन जो होता है क्लॉकवाइज होता है, कभी एंटी क्लॉकवाइज होता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच अ वे दैट इट ऑलवेज ऑपोजेस, ठीक है? वो मैग्नेट को अपोज नहीं कर रहा है, इट ऑलवेज ऑपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के चेंज को ही अपोज कर रहा है। देखो जब मैग्नेट मूव करेगा तो फ्लक्स चेंज होंगे ना, तो वो फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रहा है एक्चुअली, ठीक है? जब देखो मैग्नेट टुवर्ड्स जा रहा है, ठीक है, तो वो उसको अपोजिशन दे रहा है, तो वो फ्लक्स को चेंज नहीं होने देना चाहती है कॉइल। और जब मैग्नेट खुद ही दूर जा रहा है तो आपको मालूम है, जब मैग्नेट दूर जा रहा है तो फ्लक्स विल डिक्रीज थ्रू द कॉइल, तो इसको ये भी पसंद नहीं है, तो वो उसको फिर अट्रैक्ट करने लगती है। बेसिकली इंड्यूस करंट ऐसा होता है कि वो जो इंड्यूस करंट है ना, वो किस चीज को कंटिन्यूसली अपोज करता रहता है, चेंज इन फ्लक्स को, ठीक है? लेकिन एक बात बताओ, ये जो इंड्यूस करंट है वो चेंज इन फ्लक्स की वजह से ही बना था क्या? बना किस वजह से था? यस। चेंज इन फ्लक्स। हाँ, तो मतलब इंड्यूस करंट जो है कितना देखो सेल्फिश है, इंड्यूस करंट बना था चेंज इन फ्लक्स की वजह से, और उसी चेंज इन फ्लक्स को वो अपोज करने लगता अपोज है, कर रहा है। यस। ठीक है? हाँ, अब आपको, हाँ
ठीक है, आपने लॉ तो अभी समझ लिया ऑलमोस्ट कि वो जो इंड्यूस करंट है वो ऐसा होता है कि वो फ्लक्स की चेंज जो हो रही है उसको अपोज करता है। ठीक है, तो एक हल्का सा डाउट आता होगा कि अपोज क्यों करता है, लेकिन व्हाट्स द रीजन फॉर अपोजिंग। तो एक्चुअली मैं अभी बताऊंगा ना तो घाई घाई में आपको समझेगा नहीं, डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि अपोज ही क्यों करता है, सपोर्ट क्यों नहीं करता फ्लक्स के चेंज को, उसके पीछे लॉजिक है। लेकिन फिलहाल खाली इतना लिख लेंगे कि ये जो लॉ है ना, लेंज़स लॉ, ठीक है, okay, it is based on law of conservation of energy। ठीक है, इसी में वो आंसर छुपा हुआ है कि वो अपोज क्यों करता है। कल मैं इसको आराम से नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्ली बताऊंगा। तो इट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज़स लॉ इसके ऊपर बेस्ड है। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो मालूम होगा, राइट? एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, तो ये तो आप मानते हो ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आप मानते हो कि हाँ ऐसा होता है। एनर्जी क्रिएट नहीं होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, खाली कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। बस इसी पॉइंट को इसको समझेंगे। ठीक है, सो देखो स्टूडेंट, आज फर्स्ट लेक्चर था, मैंने थोड़ा स्लोली भी गया और आज का टॉपिक भी थोड़ा डिफिकल्ट था। समझा पूरा जो बताया? Yes. यस सर। हाँ, तो कल मैं अगर रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को उठा के पूछूं